हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आज हम जानेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। मुझे काफी स्टूडेंट्स ने ये पूछा और बताया भी कि सर जब भी हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ते हैं तो बुक में काफी लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे सेंटर ऑफ मास ज्यादा क्लियर नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेंटर ऑफ मास पे पूरी एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सेंटर ऑफ मास को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना। +1 में जो हमारे पास एक टॉपिक होता है, चैप्टर होता है एक्चुअली रोटेशनल मोशन, तो उसका जो स्टार्टिंग है वो सेंटर ऑफ मास से ही होती है। तो रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर सेंटर ऑफ मास। ओके, तो देखो मेरे पास क्या है, अभी एक रूलर है ना, स्केल जिसको आप बोल सकते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस स्केल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कहां है, तो आप क्या बताओगे? देखो, हो सकता है आप एक गैस, वाइल्ड गैस मारो तो आपको लगेगा कि शायद 6 के आसपास होना चाहिए। राइट, ये देखो 6 के आसपास होना चाहिए। आप लोगों में से जिसने भी ये सोचा था कि 6 के आसपास होना चाहिए, उसने ये सोच के सोचा होगा कि शायद, क्योंकि सेंटर की बात हो रही है, तो शायद इस रूलर का जो सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी है वो सेंटर पे ही लाई करता होगा, है ना। देखो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये देखो ये इंच में है, कितने इंच का टोटल, 12 इंच का, तो इसका सेंटर 6 के आसपास होना चाहिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 6 पे ही है। बट पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट 6 पे ही क्यों है, या अगर 6 पे है तो 6 पे होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस रूलर को 6 के आसपास बैलेंस किया जा सकता है, लाइक दिस। ये देखो हो गया बैलेंस। अब बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब ये है कि जब ये रूलर एक ही फिंगर पे बैलेंस हुआ तो इस रूलर का जो मास है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट 6 ही है, तो 6 के आसपास इसका जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग दी ऑब्जेक्ट्स। तो जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट है वो बैलेंसिंग को लेके है कि हम चीजों को या ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। धीरे धीरे और भी जैसे अनफोल्डिंग होती जाएगी लेक्चर की, तो आपको सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पर फिलहाल आप ये समझो कि हम जो ये चीजें कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स ऑल बिकॉज वी वांट टू बैलेंस द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इतना समझ में आया सेंटर ऑफ मास। चलो, अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस स्लेज हैमर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या मैं सेंटर ऑफ मास ही बोलूंगा। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसके बिल्कुल ये सेंटर पे होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि इस स्लेज हैमर का सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे होता है, इस जगह पे। पर क्यों, ऐसा क्यों? अगर आप सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहे हो, कौन है ना, सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहे हो, तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास, एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि ऐसी बॉडीज जो सिमेट्रिकल नहीं होती उनका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली वहां होता है जहां पे मास ज्यादा होता है। क्योंकि इस स्लेज हैमर का मास इस तरफ ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होके इस साइड में आ जाएगा। अगर आप इस स्लेज हैमर का ये जो हैमर वाला पार्ट है, ये वाला, अगर आप इसको चेंज करके यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कोई फिक्स चीज नहीं होती। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट में मास की शिफ्टिंग कर दोगे वैसे ही सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो अब ये क्लियर करके चलो, जो सेंटर ऑफ मास है वो जहां पे ज्यादा मास होता है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, ये दो जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, सेंटर में। इसका सेंटर ऑफ मास ये सेंट्रॉइड के आसपास कहीं होता है। इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में होगा। तो जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे ही होता है। पंगा वहां पड़ता है जहां पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है या उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइवन होता है, कहीं पे मास ज्यादा कहीं पे मास कम। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे वो कैसे होता है। ये देखो, ये यूएसए की बड़ी जबरदस्त मिलिट्री व्हीकल है, इसको बोलते हैं हमवी। ये हमवी $2,20,000 की बनती है और ये जबरदस्त मशीन है एक, है ना। मशीन क्या है, एक जबरदस्त व्हीकल है ये। अब देखो जो इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस हमवी का सेंटर ऑफ मास बड़ा लो रखते हैं, ये इसके आसपास। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये हमवी, एक तो ये स्पीड पे बहुत चलती है, ऊपर से ये हैवी बहुत होती है,
तो जब ये कोई टर्न लेती है ऐसे करके, जब ये कोई टर्न लेगी मतलब कर्व्ड रोड पे चलेगी, तो इसके टॉपल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन मिलिट्री जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट काफी नीचे रखते हैं, काफी नीचे। हो सकता है मैंने थोड़ा गलत बनाया हो, ये इसके आसपास ही होता है। नीचे रखने की वजह से क्या होता है कि जब ये बहुत फास्ट स्पीड पे किसी टर्न वाले रोड से, किसी शार्प टर्न वाले रोड से मुड़ती है, तो ये टॉपल नहीं करती, क्योंकि ये बड़ी बैलेंस्ड मिलिट्री व्हीकल है। और तो इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, इसमें सबसे बड़ी खूबी तो ये भी है कि ये टॉपल नहीं करती कभी भी, ठीक है। और इसमें बड़ी जबरदस्त इंजीनियरिंग लगती है कि सेंटर ऑफ मास को कहाँ रखा जाए। एक तो सेंटर ऑफ मास यहाँ काम आता है, दूसरा अब ये देखो, इस पूरे हवाई जहाज को उड़ाने के लिए, इसको इसकी बैलेंसिंग करने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना बड़ा जरूरी होता है। अब ये थोड़ी है अगर आप कहोगे कि लो जी इसको हम इस ऐसे मेजर कर लेते हैं, सपोज करो ये 200 मीटर या 100 मीटर लंबा है, तो सेंटर पे ही होगा इसका। इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतनी आसान चीज नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं और बड़ी जबरदस्त लेवल की इंजीनियरिंग लगती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, अगर इसका सेंटर ऑफ मास आगे पीछे कहीं हो गया तो सारा जो ये जो प्लेन है ये अनबैलेंस हो जाएगा, और पता नहीं जो अंदर जितने पैसेंजर्स बैठे हैं, है ना, पता नहीं उनका क्या होगा। तो इसलिए फिजिक्स को बड़े सीरियसली और बड़े ढंग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे चलें। ओके, ये देखो, ये मशीन ये बड़े भारी भारी सामान उठाती है। अब ये मशीन यहाँ से रोटेट करती है, यहाँ से रोटेट करती है ना। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए इस मशीन का भी सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, क्योंकि ये मशीन कहीं से भी आपको देखो ये बैलेंस नहीं लग रही। एक्चुअली जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनइवन है, काफी सारा मास तो यहाँ पे है ना। ये काफी मैसिव स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा लेस मैसिव है, ये उससे भी कम मैसिव है, और यहाँ पे भी हल्का सा मास है। अब ये मास को रोटेट करा के हिला के यहाँ वहां रख देती है, तो इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करता रहता है क्या? तो अगर इसका मास शिफ्ट करता रहता है तो ये मशीन बैलेंस कैसे होती है? बस यही आपकी फिजिक्स की कोर नॉलेज काम आती है कि मशीनों को बैलेंस कैसे करना है, यहीं पे सेंटर ऑफ मास की नॉलेज काम आती है, ठीक है। समझ में आया? तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। ये देखो, ये किसी स्टीम इंजन के शिप की क्रैंकशाफ्ट है। ये एक ही पार्ट है पूरा, आप ये मत समझो कि ये जुड़े हुए पार्ट्स हैं, ये एक ही पार्ट है, और ये एक ही पार्ट इंजन में लगता है और इंजन घूमता है इससे। अब आप सोचो कि इतने अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास ढूंढने लगोगे, कैसे पता चलेगा? तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स की कैलकुलेशंस लगती हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं जो इतना कैलकुलेट करके हमको बताते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। लेकिन कंप्यूटर में भी तो जो प्रोग्रामिंग है वो किसी इंसान ने फीड की है ना। अगर इंसान को आता है करना तो ही कंप्यूटर को आता है, ठीक है। समझ में आया? तो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखो, मेरे पास दो स्फेरिकल बॉल्स हैं, एक ब्लू वाली एक रेड वाली। ये दोनों बॉल्स आपस में बड़ी ही लाइट स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं। नाउ दिस इज वन सिस्टम, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं, ऐसे मैंने यहां पे फोर्स लगाई। तो अगर मैं इस रेड बॉल को फिक्स कर लूं और यहाँ पे फोर्स लगाऊं, तो आप देखोगे कि ये वाला जो बॉल है वो कुछ ऐसे मूव करेगी, इधर वाली साइड रोटेट कर जाएगी, करेगी ना, ऐसे रोटेट कर जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं और ब्लू बॉल को फिक्स कर लूं, तो सिस्टम या जो ये रेड बॉल है किधर को रोटेट करेगी? ये इस साइड की तरफ रोटेट करने लग जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊं, इस पॉइंट पे, तो सिस्टम कुछ ऐसे मूव करेगा। ये देखो, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। पूरा सिस्टम सीधा मूव कर गया। अब इस पॉइंट पे ऐसी क्या खास बात थी कि रोटेट नहीं किया, मतलब कोई भी बॉल इंडिविजुअली रोटेट नहीं की, लेकिन सारा सिस्टम रोटेट कर गया। एक्चुअली इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब ये पूरे सिस्टम का जो मास का सेंटर है वो यहां लाई करता है। अगर आपने किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाई तो पूरा सिस्टम, है ना, पूरा सिस्टम एक पॉइंट की तरह मूव करेगा। ऐसे लगने लग जाएगा जैसे पूरे सिस्टम का मास एक जगह पे आके कंसंट्रेट हो गया हो। अगर आप उसी पॉइंट पे फोर्स लगा देते हो तो पूरे सिस्टम को आप एक एक्सेलरेशन दे सकते हो। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब जहां पे पूरे सिस्टम का मास एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गया हो, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब ढूंढें कैसे सेंटर ऑफ मास, कैसे ढूंढना? बड़ा आसान तरीका है। दो बॉल्स ले ली मैंने, यही वाली है ना। ओरिजिन से इस बॉल का डिस्टेंस है x1
इस बॉल का डिस्टेंस है x2, हर चीज हमने ओरिजिन से लेनी है। इसका मास है m1, इसका मास है m2, अलग अलग मास ले लिए। और मैंने सपोज भी कर लिया कि इन दोनों के बीच में कहीं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं बोलूंगा COM, कॉम सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास है यहां से। अब सवाल ये है कि इसको ढूंढें कैसे। तो ढूंढने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस दिस, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। ये x कोऑर्डिनेट देगा आपको, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। x1 हमें पता है, m1 हमें पता है, m2 में पता है, x2 में पता है, और टोटल मास तो हमें पता ही है। तो आपको xcm मिल जाएगा। सपोज करो xcm आ गया ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट, है ना, मैं एग्जांपल के लिए 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है। तो अगर आप 3 सेंटीमीटर पे फोर्स लगाओगे तो पूरा सिस्टम एक ही टाइम पे मूव करेगा, इंडिविजुअल सिस्टम मूव नहीं करेगा। ठीक है, इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाती, सारा सिस्टम एक ही पॉइंट के आसपास मूव करने लग जाता है। ठीक है, समझ में आया कैसे ढूंढेंगे सेंटर ऑफ मास। अब ये तो था सिंपल एक 2 पार्टिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल्स ले लूं, मैनी पार्टिकल्स, तो mith पार्टिकल इन 3 डिमेंशंस, तो x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास हमें n पार्टिकल सिस्टम है कैसे पता लगेगा। मतलब मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल का मास है m। तो मान लो mi मतलब फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, ऐसे ऐसे करके, तो मुझे xcm कैसे पता लगेगा। सबको प्लस कर दो, ये देखो n पार्टिकल्स को, और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ आप समेशन लगा लो, है ना, समेशन लगा के ये मेरे पास फॉर्मूला बना। तो मेरे पास बना ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, 1/m समेशन ऑफ mi इंटू xi। तो आप xcm मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो, ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हो, और ऐसे ही आप z कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हो, बिकॉज सिस्टम इज इन 3 डायमेंशंस। तो आप स्पेस में किसी भी पॉइंट को, बॉडी को, या किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ऐसे पता लगा सकते हो। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल दो। ठीक है, आया समझ में। अब आप बोलोगे कि स्पेस में जो पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास पता करके हम क्या करेंगे। एक्चुअली एक्स वाई जेड तीनों एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होंगे, वही पॉइंट आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देगा। मतलब वहां पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो पूरा सिस्टम एज वन पार्टिकल मूव करने लग जाएगा। इससे आपको मोशन को एनालाइज करने की आसानी हो जाएगी, है ना, आगे जाके और समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ